नमस्कार साथियों, मैं अभय आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल बैंकर एके में। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने 1 जून 2024 या 1 जून 2024 का करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 27 मई, 28 मई, 29 मई, 30 मई और 31 मई का भी करंट अफेयर अपने यूट्यूब चैनल बैंकर एके पे पोस्ट किया है। आप वहाँ पे मेरे जाए चैनल पे विजिट करें और उस वीडियो को आप देख सकते हैं और कमेंट कॉलम में बता सकते हैं कि आपको और क्या-क्या डाटा चाहिए ताकि मैं अपने वीडियो को और ज़्यादा आपके लायक बना सकूँ। ठीक है दोस्त, साथ में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, who has been approved by IRDAI as the chairman of the ICICI Prudential Board। यानी जो ICICI प्रूडेंशियल जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके चेयरपर्सन, उसके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बोर्ड के चेयरपर्सन कौन बने हैं और इनको किसने अप्रूव किया है उनकी नियुक्ति को? IRDAI ने। तो हमारा ऑप्शन है अमन गुप्ता, संदीप बत्रा, नमिता थापर और अट्टानु चक्रवर्ती। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर है संदीप बत्रा। करेक्ट आंसर बी, संदीप बत्रा। अब मैंने नोट में कुछ आपके पुराने डाटा या कुछ रिवीजन के लिए डाला है जिसमें आप नोट में देख सकते हैं। जो संदीप बत्रा अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बोर्ड के चेयरपर्सन बने हैं, वो करेंटली आपके आईसीआईसीआई बैंक में एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी एंड सीईओ का नाम है अनूप बागची। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईआरडीआई। जब एक आईआरडीआई तो उसके विषय में हम स्टैटिक भी जान लेते हैं। आईआरडीआई का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, यानी 1999 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर करेंटली हैदराबाद में, इनिशियल इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था, बाद में वहां से 2001 में ये मूव करके आपका कहाँ पे आ गया? हैदराबाद में आ गया। अभी इसके चेयरपर्सन कौन है? देवाशीष पांडा। तो आईआरडीआई जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके विषय में क्या है कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। साथ में इसकी स्थापना 1999 यानी 1999 में हुई है, जिसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है? हैदराबाद में है और इसके चेयरपर्सन का नाम है देवाशीष पांडा। आईआरडीआई जो है, जैसे आरबीआई सारे बैंकों का रेगुलेशन करता है, सारे बैंकों के कामकाज को देखता है, ठीक आईआरडीआई भी वैसे ही सारे इंश्योरेंस कंपनियों का रेगुलेटर है, यानी हेड है। वो सारे इंश्योरेंस कंपनियों के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन या अपडेशन की जरूरत होती है उसकी देखरेख कौन करता है? आईआरडी। जैसे आरबीआई बैंकों का देखरेख करता है, वैसे आईआरडीएआई आपका इंश्योरेंस का देखरेख करता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है। विच टू इंडियन कंपनीज लिखना था। विच टू इंडियन कंपनीज वेयर रिकॉग्नाइज्ड अमॉन्ग द टू वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज बाय टाइम्स। यानी भारत की कौन ऐसी दो कंपनियां हैं जो टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ल्ड की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी में रिकॉग्नाइज किया गया है? रिलायंस एंड टाटा, एसबीआई एंड आईसीआईसीआई, इंफोसिस एंड विप्रो, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर है आपका रिलायंस एंड टाटा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर ए है, रिलायंस एंड टाटा। अब कुछ हम एस्थेटिक की बात करते हैं। 28 या 29 मई को हमने पढ़ा था एक करंट अफेयर्स में कि विप्रो डेवलप कर रहा है। क्या डेवलप कर रहा है? एआई ड्राइवन टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। कौन सी कंपनी? विप्रो। किस लिए? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज को रिड्यूस करने के लिए विप्रो एआई ड्राइवन टेक्नोलॉजी का आपका एआई डेवलप कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सेम हम 27 या 28 मई के बीच में
एक और रिलायंस से रिलेटेड दो न्यूज हमने पढ़ा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डील किया है किसके साथ, एक रशियन कंपनी है जिसका नाम है रोसनेफ्ट, जिसके साथ उसने 10 साल के लिए डील किया है आरआईएल ने। और वो उसके तहत वो क्या करेगा, पर मंथ मिनिमम 3 मिलियन बैरल वहां से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करेगा, और उसमें जो रिलायंस है वो रूबल में उसका पेमेंट करेगा। और इसके लिए जो बैंक इन्वॉल्व है उस बैंक का नाम है एचडीएफसी बैंक। दूसरा रिलायंस से रिलेटेड न्यूज हमने अभी करंट में पढ़ा था कि रिलायंस इंडस्ट्री पार्टनर विथ नॉर्वे के एक कंपनी है नेल एएसए, ये किस लिए एक दूसरे के साथ आया है, टू बूस्ट न्यू एनर्जी इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए आया है। तो ये हमारा रिवीजन पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ग्रेचुइटी फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024 आफ्टर डीए बिकमिंग 50%। यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो कर्मचारी होते हैं, जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जब वो सर्विस में आते हैं, कुछ काम करते हैं, तो उन्हें रिटायरमेंट के समय या डेथ के समय उन्हें ग्रेच्युटी दी जाती है। तो वही पूछा गया है कि इस ग्रेच्युटी की लिमिट 1 जनवरी 2024 से कितना हो गया, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख, यानी 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 25 लाख, यानी 25 लाख हमारा करेक्ट आंसर है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। इससे पहले क्या था कि इसका लिमिट जो था आपका कितना था, 20 लाख था मैक्सिमम लिमिट। यानी इससे पहले जो भी कर्मचारी रिटायर्ड होके जाते थे उनका जो मैक्सिमम ग्रेच्युटी, अगर मान लीजिए उनके लास्ट पे के अनुसार से उनकी ग्रेच्युटी अगर 25 लाख भी बनती थी तो उन्हें मैक्सिमम 20 लाख ही दिया जाता था, लेकिन अब ये आपका लिमिट बढ़ के 25 लाख हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बैंक का इंश्योरेंस बिटवीन विच टू एंटिटीज, कौन सी ऐसी दो एंटिटीज है जिन्होंने हाल फिलहाल में आपस में बैंक का इंश्योरेंस किया है, एक्सिस बैंक एंड एलआईसी, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, एसबीआई एंड बजाज अलायंस, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड। तो अभी हम पहले ये समझ लेते हैं कि बैंक का इंश्योरेंस क्या है। बैंक का इंश्योरेंस एक ऐसा है कि बैंक के इंश्योरेंस में क्या होता है कि वैसे कुछ बैंक जो है इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करते हैं, या ये बोलिए कुछ इंश्योरेंस कंपनी बैंकों के साथ टाई अप करते हैं। इसके तहत बैंक क्या करता है कि इंश्योरेंस कंपनी का जो पॉलिसी होता है, यानी इंश्योरेंस की जो पॉलिसियां होती है वो अपने ब्रांच के थ्रू सेल करता है, और इसी टाई अप को हम बैंक का इंश्योरेंस बोलते हैं। जो अगर आप रफ में समझना चाहें कि बैंक जो इंश्योरेंस पॉलिसी जब बैंक बेचती है और दोनों एक साथ मिलके आपस में कमीशन का बंटवारा करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैंक का इंश्योरेंस बोलते हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड बैंक, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे एक बात आ गया, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारा भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जालंधर पंजाब में है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है और पेमेंट बैंक क्या है, ये सब एक अलग विषय है, इस पे भी कभी स्टैटिक का एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चेन्नई वेस्ट एक स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं एक बार करा चुका हूं, लेकिन इसको अब दूसरे तरीके से मैंने इसमें बनाया है क्वेश्चन, तो इसलिए आप देख सकते हैं। जिसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला रॉकेट इन सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन जिसका नाम है अग्निबाण। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो स्टार्टअप है वो किस आईआईटी की है। ठीक है, यानी जो अग्निकुल कॉस्मोस है एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है। तो ये पूछा जा रहा है कि इन्होंने अभी एक लॉन्च किया है 3D प्रिंटेड इंजन जिसका नाम है अग्निबाण। तो वही आपको बताना है कि जो स्टार्टअप है वो किस आईआईटी की है, आईआईटी मद्रास की है, आईआईटी कानपुर की है, आईआईटी दिल्ली की है, आईआईटी खड़गपुर का है। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है आईआईटी मद्रास, ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच कंट्री प्लान्स टू लैंड ऑन मार्स इन 2045, यानी 2045 में कौन ऐसी कंट्री है, कौन ऐसा देश है जो आपका मार्स पे यानी मंगल ग्रह पे
लैंड करना चाह रहा है, जिन्होंने रिसेंटली अपना फर्स्ट स्पेस एजेंसी लॉन्च किया है। उस देश का नाम इंडिया है, साउथ कोरिया है, जापान है या चाइना है? तो अब बताइए हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है साउथ कोरिया। जो करेक्ट आंसर है बी, साउथ कोरिया। अब जब देश की बात आ गई तो साथ में हम उसका कैपिटल, करेंसी और स्पेस एजेंसी की बात आ रही है तो साथ में मैंने स्पेस एजेंसी भी आपको डाल दिया है। तो इंडिया, इंडिया भारत जो बोलिए, इसका कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली है। करेंसी हमारा क्या है? रुपीज है। और यहाँ का जो भारत का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? इसरो। अब बात करते हैं साउथ कोरिया, जिसका कैपिटल कहाँ है? सियोल। करेंसी का नाम क्या है? वॉन। और इनके स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? कासा। सेम जापान, जापान का कैपिटल कहाँ है? टोक्यो। करेंसी क्या है? येन। और उनके स्पेस एजेंसी का नाम है जक्सा। सेम बात हम चाइना की करते हैं। चाइना का कैपिटल कहाँ है? बीजिंग। और उनके करेंसी का नाम युआन और रेनमिनबी भी है, दोनों बोल सकते हैं आप, युआन भी है और रेनमिनबी है। और उनके स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA। ठीक है दोस्त। तो साथ में ऐसे आप चाहे कोई भी स्टेट आ रहा है तो उसकी भी राजधानी कहाँ है, उसके मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, उसके गवर्नर का नाम क्या है, साथ में उस स्टेट से रिलेटेड अभी करंट न्यूज क्या क्या चल रहे हैं, आप ऐसे भी करके रिवाइज कर सकते हैं। अगर कोई कंट्री आती है तो उस कंट्री का करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, ये आप रिवाइज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ न्यूज पे। क्या है पहला हमारा न्यूज? क्या है? इंडियाज जो कोर सेक्टर ग्रोथ, यानी भारत का जो कोर सेक्टर ग्रोथ है वो 6.2% हो गया है अप्रैल 2024 में। अभी हम कहाँ पे आ गए? अभी हम जून में आ गए, लेकिन ये 1-1.5 महीने आपके पीछे का जो कोर सेक्टर का ग्रोथ ये दिखाते हैं वो आपके पीछे का बताया जाता है। अभी हमारे पास किसका है? अप्रैल का है। और कितना है? 6.2% कोर सेक्टर का ग्रोथ। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 24, जब हम बात फाइनेंशियल ईयर 24 की करते हैं तो ये आपका बात अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच में बात होती है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में जो फिजिकल डेफिसिट है भारत ने उसको इम्प्रूव किया है और वो कितना हो गया है? 5.63%। अगर अमाउंट में इसकी बात करें तो 16.53 लाख करोड़ ये हमारा फिजिकल डेफिसिट है ऑफ GDP। और ये क्या है? हमारा न्यूज ये है कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो बेटर है। जो हमने पहले अब हमने आशा किया था कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 5.8% रहेगा, लेकिन उससे बेहतर हो के हमारा फिजिकल डेफिसिट 5.63% ही हुआ है। यानी हम अभी जो हमारा फिजिकल डेफिसिट हुआ है इस साल का वो कितना है? 5.63%, जो कि अमाउंट में है 16.53 लाख करोड़। और हम सोच कितना रहे थे? यानी हमने पहले से एस्टिमेट किया था कि हमारा फिजिकल डेफिसिट 5.8% रहेगा, जो कि अमाउंट में अगर हम बात करते हैं तो 17.86 लाख करोड़। अब कुछ न्यूज है। आरबीआई ने पेनलाइज किया है, किसको पेनलाइज किया है? एसबीएम बैंक है, उसको कितना पेनलाइज किया है? 88.7 लाख इसको पेनाल्टी लगाया। किस कारण से? नॉन कंप्लायंस के कारण। क्या किया है उसने? लाइसेंस कंडीशन को वायोलेट किया है और साथ में LRS यानी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, इससे रिलेटेड जो SBI का रूल है उसको इसने वायोलेट किया है, यानी उसका उल्लंघन किया है। इसलिए आरबीआई ने उन पर पेनाल्टी लगाया है, फाइन लगाया है। और ये फाइन कितना है? 88.70 लाख, यानी अगर आप हिंदी में बात करना चाहें तो 88,70,000 फाइन दिया है आरबीआई ने SBM बैंक पे लगाया है। कैनरा बैंक अपना जो स्टेक है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, इसमें 14.5% अपना स्टेक डायल्यूट करेगा। किसके थ्रू? वाया IPO के थ्रू करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा ये पॉइंट फिर से रिपीट हो गया है। जो फिजिकल डेफिसिट है 5.63% रहा है और आरबीआई ने SBM बैंक पे कितना पेनलाइज किया है? 88.7 लाख। अब डेली की तरह हम एक जो गवर्नमेंट स्कीम है इसको डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा गवर्नमेंट स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इससे पहले आप जाके देख सकते हैं मेरे वीडियो में, मैंने जनधन योजना के विषय में अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। उसके बाद PM किसान योजना के विषय में डिस्कस किया है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसको लॉन्च किया गया था 12 सितंबर 19 यानी 12 सितंबर 2019 को
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है कि जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है उनको ओल्ड एज में एक पेंशन ऑफर करना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ताकि वो अपने ओल्ड एज में अपनी कुछ रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इसके लिए एलिजिबल कौन है, यानी कौन से फार्मर है जो इसको ले सकते हैं? तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है वैसे फार्मर जिनके पास अप टू यानी 2 हेक्टेयर तक लैंड है और जिनका एज 18 टू 40 ईयर्स है, वही इसके लिए एलिजिबल है। और इसमें कंट्रीब्यूशन किसानों को कितना देना है? इनको कंट्रीब्यूशन देना है 55 रुपीज से लेके 200 रुपीज। ये एज पर एज के अनुसार से वेरी करेगा। जो अर्ली एज में 18 ईयर्स में लेगा उसको 55 रुपीज देना है, जो मैक्सिमम 40 ईयर्स में लेगा उसको 200 तक देना है, और ये वेरी करेगा एज के अनुसार से। ठीक है। मंथली पेंशन इसमें कितना है? इसमें मंथली पेंशन आपको 3000 पर मंथ मिलेगा आफ्टर 60 ईयर ऑफ एज। ठीक है। इन केस जो हमारे जिनके नाम पे पॉलिसी है या पेंशन है, वो अगर उनका डेथ हो जाता है तो उनके स्पाउस को भी 50% पेंशन मिलेगा टिल ए लाइफ है। अगर जैसे हस्बैंड के नाम पे है तो अगर उनका डेथ हो जाता है, अगर वाइफ जिंदा है तो उनको 50% यानी 1500 रुपये आपको पर मंथ पेंशन मिलता रहेगा टिल जब तक वो जिंदा है। ठीक है। अगर आप चाहे, जैसे आपने प्लान शुरू कर दिया लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं इसको चला नहीं पाऊंगा या ये मेरे लिए मैंने गलत प्लान ले लिया है, तो आप इसको चाहे तो 5 साल के बाद कभी भी आप इसको क्लोज कर सकते हो। और इसको इनरोलमेंट जो करना है वो CSCS यानी कॉमन सर्विस सेंटर जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ, वहां पे जाके आप इस स्कीम को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये स्कीम कब लॉन्च हुआ था? यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लॉन्च हुआ था 12 सितंबर 2019 को। फार्मर एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री इसको देखता है। जिनका 2 हेक्टेयर तक जमीन है वही एलिजिबल है, और एज आपका 18 से 40 होना चाहिए। आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट आप देंगे 55 रुपए से लेके 200 तक, और सेम उतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी किया जाएगा। और 3000 तक आपको पेंशन मिलेगा। मंथली पेंशन आपका 3000 होगा। इन केस जो पॉलिसी वाले हैं उनका डेथ हो जाता है तो उनके जो स्पाउस है उनको 50% यानी 1500 मंथली पेंशन मिलेगा जब तक वो जिंदा है। अब बात हम डेज की करते हैं। आज हमारा 1 जून है, तो 1 जून में 2 डे आते हैं। पहला है वर्ल्ड मिल्क डे, जिसका थीम है सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल डेयरी प्लेज इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नरिश द वर्ल्ड। और दूसरा हमारा जो डे है वो है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, जिसका थीम है नर्चरिंग द फ्यूचर। तो हमारे डे 1 जून को यानी 1 जून को हमारा 2 डे आता है। एक आता है वर्ल्ड मिल्क डे और दूसरा हमारा आता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग देख सके। और आपको लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं या इम्प्रूवमेंट के लिए और मुझे कुछ करना चाहिए, तो आप अपना सजेशन कमेंट कॉलम में दे सकते हैं, जिससे कि मुझे और अच्छा वीडियो बनाने में, आपके अनुसार से वीडियो बनाने में मुझे सहायता प्राप्त होती। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों का दिन शुभ हो।